इधर गांधीनगर में वाजपेयी जी की रैली खत्म हुई और केशुभाई के समर्थक जैसे लोक लाज ही भुला बैठे। उन्होंने विद्रोही गुट के नेता और उस समय गुजरात सरकार में मंत्री आत्माराम पटेल और दत्ता जी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वाजपेयी जी का जो शुक्रिया समारोह था वो अराजकता का एल्बम बनकर रह गया। उस समय तक गुजरात में भाजपा के बीच अंतर्विरोध इतना बढ़ गया था कि केशुभाई धड़ा, खुद नरेंद्र मोदी के समर्थकों का एक धड़ा और बाघेला, शंकर सिंह बाघेला के लोग, वो गांधीनगर बहुत ही तैयारी के साथ गुजरात में सभा बुलाई गई थी, वो अपनी बात कहना चाहते थे। लेकिन यही अंतर्विरोध था कि भाजपा कार्यकर्ताओं में आपस में जंग की नौबत दिखाई पड़ी और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। तमाशा यही नहीं रुका। दोनों गुटों में लड़ाई के बाद मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने वाघेला गुट को कटघरे में खड़ा कर दिया। शंकर सिंह वाघेला इतने नाराज हुए कि विद्रोह कर दिया। वाघेला के साथ उस समय आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके खेमे में 28 विधायक थे। सुरेश मेहता को भरोसा था कि उनके पास बहुमत है और वाघेला को भरोसा था कि वो सुरेश मेहता की सरकार गिरा सकते हैं। शंकर सिंह वाघेला के साथ कांग्रेस भी खड़ी थी। उस वक्त केंद्र में देवेगौड़ा की सरकार थी। गुजरात से राज्यपाल की चिट्ठी गई जिसमें लिखा था कि गुजरात की स्थिति बुरी है, विधायकों की खरीद बिक्री हो सकती है, इसीलिए राष्ट्रपति शासन पर विचार करें। 19 सितंबर 1996 को सुरेश मेहता ये सोचकर बैठे थे कि विधानसभा में आज बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन जब कार्यवाही की शुरुआत हुई तो विधानसभा नहीं रहा, जंग का मैदान बन गया। जब किसी तरह हालात सामान्य हुए तब वोटिंग हुई। जब वो बहुमत परीक्षण का समय आया, राज्यपाल ने समय दिया और विधानसभा का सत्र बुलाया गया, तो जो भारतीय जनता पार्टी का केशुभाई पटेल ग्रुप था, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो बहुमत साबित ना कर सके और उसके बाद जो वाघेला गुट था उन्होंने उसका विरोध किया और उसके बाद पूरी विधानसभा में वही दृश्य हुआ जो कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ था। तो जो मारपीट और कुर्सियां, मेजें, बहुत ही अशोभनीय दृश्य हुआ और काफी समय तक गुजरात विधानसभा बिल्कुल जो है एक तरह से जंग के मैदान में बदल गई और बहुत मुश्किल से उसको काबू में किया जा सका। तो वो एक बहुत ही अशोभनीय, बड़ा अजीब सा दृश्य था। उससे भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी झगड़ा था वो बिल्कुल खुल के सामने आ गया। कांग्रेस का ये कहना था चूंकि जो समर्थन हासिल किया गया है वो शोर शराबे के बीच किया गया और वो स्पष्ट नहीं था। ऐसी स्थिति में ज्यादा स्थितियां खराब हो गई थी, तो उस वजह से लेके वहां काफी बवाल हो गया था। 180 सीटों वाली विधानसभा में सुरेश मेहता को 92 वोट मिले। सरकार बच गई, लेकिन इसके बावजूद बर्खास्त कर दी गई क्योंकि राज्यपाल की अनुशंसा पर जो रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई थी उस पर राष्ट्रपति मोहर लगा चुके थे। सुरेश मेहता की कुल 334 दिन की पारी खत्म हो गई। गुजरात में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। 18 विधायकों का वो गुट जो चंद महीनों पहले शंकर सिंह वाघेला से अलग हो गया था, वो एक बार फिर उनके साथ आकर जुड़ गया और शंकर सिंह वाघेला ने 46 विधायकों के साथ अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता पक्ष। इसके साथ उन्हें 45 कांग्रेस विधायकों का समर्थन भी मिल गया। क्योंकि उस समय जो गुजरात विधानसभा की संख्या 180 थी, इसीलिए 91 विधायकों का जो आंकड़ा था वो बहुमत की उस शर्त पर खरा उतरता था। लिहाजा राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए हरी झंडी दे दी। 23 अक्टूबर 1996 के दिन शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लगभग एक साल बाद 1 अक्टूबर 1997 को गांधी जयंती से ठीक एक दिन पहले शंकर सिंह वाघेला ने ऐलान कर दिया कि गांधी जयंती के दिन 5 नए जिले और 48 नई तहसील गुजरात के नक्शे पर होंगे। जो गुजरात का आदिवासी बेल्ट है वो अभी भी, आज तक मैं कहूंगा कि वो उस पे कांग्रेस की पकड़ मजबूत है और आज भी गुजरात के आदिवासी कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस के नाम से नहीं, वो इंदिरा कांग्रेस के नाम से जानते हैं। शंकर सिंह वाघेला ने जब भाजपा के साथ घात किया और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे
उसके बाद उनके पास मालूम था कि वक्त बहुत कम है और ऐसे कुछ काम करने हैं जिससे वो लोकप्रिय हो जाए और जो कांग्रेस की वोट बैंक है उसको भी उनको तोड़नी थी। इसलिए उन्होंने 5 नए जिले का गठन किया जिसमें ये आदिवासी बेल्ट आए थे। कांग्रेस को समझ में आ गया था कि शंकर सिंह को सहारा देके, शंकर सिंह को सत्ता देके उन्होंने एक बड़ी गलती की है। 1 अक्टूबर को शाम होते होते कांग्रेस नेता वाघेला सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी देने लगे। कांग्रेस नेताओं का यह भी आरोप था कि बिना बताए वाघेला ने बड़ा फैसला कर लिया है। ऐसा लगने लगा था कि इसके बाद वाघेला सरकार का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। लेकिन वाघेला कांग्रेस की मजबूरी जानते थे। उन्हें पता था कि कांग्रेस फिलहाल विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में वो अपनी सरकार के भविष्य को लेकर निश्चिंत थे। पर ये उनकी बड़ी भूल साबित हुई। 20 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यपाल को समर्थन वापसी की चिट्ठी लिख दी। ये वो समय था जब सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे और केंद्र में भी समर्थन वापसी का खेल चल रहा था। देवेगौड़ा को हटाकर गुजराल को कांग्रेस प्रधानमंत्री बना रही थी और इधर गुजरात में भी वही खेल कांग्रेस खेल रही थी। कांग्रेस ने साफ कह दिया था, समर्थन तो रहेगा लेकिन शंकर सिंह वाघेला के नाम पर नहीं। आत्माराम पटेल को लग रहा था कि सबसे अनुभवी नेता वही है, लेकिन शंकर सिंह वाघेला के दिमाग में दिलीप पारिक का नाम था। 13 नवंबर को दिलीप पारिक ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शंकर सिंह वाघेला चूंकि आत्माराम पटेल उनके निष्ठावंत ही थे, मगर आत्माराम पटेल थे और पटेल हावी हो जाए वो शंकर सिंह वाघेला नहीं चाहेंगे। और दूसरी बात, शंकर सिंह वाघेला के पपेट के नाते आत्माराम पटेल काम नहीं करेंगे जो कि दिलीप पारिक कर सकते थे और कर रहे थे। इसलिए उनको ये था कि आत्माराम पटेल यदि मजबूत हो गए और आत्माराम पटेल की पैठ भी थी, अनुभवी थे, इसलिए और पटेल समर्थन, जन समर्थन भी उनके प्रति आता तो वो शायद उनको हटा नहीं पाते, इसलिए उन्होंने दिलीप पारिक को स्वीकार किया। शंकर सिंह वाघेला ने सीएम रहते हुए एक नई शुरुआत की थी। मंत्रियों की बैठक राजधानी के बाहर भी हो, जिलों के मुख्यालय में भी हो। दिलीप पारिक सरकार में शंकर सिंह वाघेला की छाप साफ नजर आती थी और इस परंपरा को भी वो निभा रहे थे। इसी क्रम में 24 दिसंबर को नर्मदा बांध पर एक बैठक चल रही थी। दोपहर को खाने का समय हुआ। मंत्रियों को बिना कोई जानकारी दिए शंकर सिंह वाघेला और दिलीप पारिक राजधानी की ओर निकल गए। शाम को दोनों राज्यपाल से मिले, अपना इस्तीफा सौंप दिया और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। इस बात की जानकारी न विधायकों को थी, न मंत्रियों को और न ही बाहर से समर्थन दे रहे कांग्रेस के नेताओं को।